मॉडर्न मोड पे लगा दी। तो कल हम यहाँ पर बात कर रहे थे सन 1942 की, ठीक है, कि 1942 तक आते आते भारत की क्या स्थिति थी, किस प्रकार के परिवर्तन हमारे देश में हो रहे थे। तो हमने जो विश्व युद्ध शुरू होने के बाद ये पाया कि हमारे देश में 1940 में अंग्रेजों ने अगस्त ऑफर दिया 1940 में, और इस अगस्त ऑफर की मुख्य जो क्या क्या इसके भीतर दिया गया था, जो मुख्य, अगर इसकी मुख्य फीचर्स कहे जाए, इसके मुख्य तत्व कहे जाए, तो क्या थे 1940 के अगस्त ऑफर के? बताइए कोई भी। सर डोमिनियन स्टेटस देने की बात कही गई, और एग्जीक्यूटिव काउंसिल में ज्यादा लोगों को ऐड करने की बात कही गई। बहुत बढ़िया। एडवाइजरी काउंसिल भी बनाने की बात कही गई। वॉर एडवाइजरी काउंसिल बनाने की बात की गई थी। यस सर। एक सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट अभी भूल रहे हो, बाकी सब तुमने बता दिए। एक महत्वपूर्ण पॉइंट भूल रहे हो, संविधान बनाने का, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, कॉन्स्टिट्यूशन बाय, कौन बनाएगा संविधान? ओनली इंडियंस। नहीं, संविधान सभा, मेनली इंडियन। ये इसका मेन फीचर है, मेनली है 1940 में। अगर मैं 1942 कर दूं तो इसमें एक ही चीज मिटा देता हूं, बाकी लगभग शर्तें वैसी ही रही। और 1942 में क्या आया? क्या आया? क्रिप्स मिशन। क्रिप्स मिशन की शर्तें के मुख्य बिंदु क्या थे? लगभग यही थे कि डोमिनियन स्टेटस तुरंत दे देंगे, एग्जीक्यूटिव काउंसिल को बड़ा करेंगे, एडवाइजरी काउंसिल इसको बढ़ाएंगे। मुख्य जो बिंदु था कि जो संविधान है, अब उन्होंने कहा कि ओनली बाय इंडियंस। ये एक मुख्य बदलाव जो है क्रिप्स मिशन का और अगस्त ऑफर के बीच में हुआ। परंतु ये क्रिप्स मिशन भी फेल हुआ। इसके कल हमने कारण बात की थे कि क्यों वो फेल हो गया, क्या क्या कारण थे। ये देखिए, डोमिनियन स्टेटस, रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ वाइसरॉय, एग्जीक्यूटिव काउंसिल, कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग बॉडी ऑफ इंडिया, इलेक्ट जो जिसमें भारतीय होंगे, देन वॉर एग्जीक्यूटिव काउंसिल, डिफेंस ऑफ इंडिया, ये जो है ये रिटेन किया जाएगा गवर्नमेंट द्वारा। प्रोविंसेस में हैव सेपरेट कॉन्स्टिट्यूशन। ये ओनली में मुझे लग रहा है कुछ गड़बड़ तो नहीं कर रहा। अच्छा, फेल हुआ ये मिशन हमारा, क्रिप्स मिशन फेल हो गया। क्यों फेल हुआ? कांग्रेस और लीग के बीच में कोई समझौता नहीं हो पाया। एक वाइसरॉय और स्टेट ऑफ सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, ये दोनों गड़बड़ कर रहे थे। ये निश्चित करने की कोशिश कर रहे थे कि समझौता ना। ये भी तो एक भूल है, ये विरोध कर रहे थे। हाँ जी, कुछ कह रहे हैं आप? एक भूल भुलैया टाइप का ये था प्रस्ताव, जो भूल भुलैया की तरह आए थे इंडिया में सर। हाँ ठीक है।
सर विभिन्न दल जो थे वो अलग अलग समूह बनाकर अलग अलग विरोध कर रहे थे। ठीक है, नो रियल ट्रांसफर ऑफ पावर, और आखिर में ये कैपेसिटी टू बार्गेन, इनके पास कोई शक्ति नहीं थी कि कोई फैसला ये कर सके। ठीक, गांधी जी ने इसको बोला पोस्ट डेटेड चेक ड्रॉन ऑन क्रैशिंग बैंक। अब इस हालात में 1942 में जब क्रिप्स मिशन फेल हो गया तो भारत में ये मूड बना, कांग्रेस ने ये तय किया कि हम एक ऑल इंडिया मूवमेंट शुरू करेंगे, अखिल भारतीय जन आंदोलन को शुरू करेंगे। इसके बाद अब सरकार को ये क्लियर हो गया था कि सरकार को अपना एक आंदोलन शुरू करना चाहिए। साथ साथ इस समय और क्या हालात थे, जनरल प्राइस राइज, कीमतें बढ़ रही थी, जो लोग थे उनका जीवन और मुश्किल होता जा रहा था वॉर के कारण। ब्रिटिश लोग वॉर में हारते जा रहे थे। जापानीज आर्मी भारत के बहुत नजदीक आ गई थी, बर्मा, ठीक है, जब बर्मा तक यहाँ तक पहुँच गई थी, तो जो साउथ ईस्ट एशिया में काफ़ी चीज़ें उन्होंने जीत ली थी और वो बर्मा तक पहुँच गए थे। तो भारतीयों को भी ये लग गया था कि ब्रिटिश अब इंडियन सॉइल को बचा नहीं पाएंगे, इंडियन टेरिटरी को बचा नहीं पाएंगे, ये भी एक कारण था। और ब्रिटिश किसी भी प्रकार का कोई एक ऐसा प्रस्ताव नहीं दे पा रहे थे जो सर्वमान्य हो, जो सब लोग उसको एक्सेप्ट कर सके। तो इस प्रकार एक मेजर पब्लिक रिवोल्ट, एक विद्रोह जैसी स्थिति पैदा हो गई और जिसको बाद में क्विट इंडिया मूवमेंट कहा गया, भारत छोड़ो आंदोलन। तो ये भारत छोड़ो आंदोलन इन्हीं परिस्थितियों में अगस्त के महीने में शुरू हुआ, अगस्त 1942 में। इसी साथ में इसी समय पे एक और घटनाक्रम हो रहा था, इंडियन नेशनल आर्मी INA का जन्म। ठीक है, जन्म नहीं, ये और मजबूत हुई। INA पहले बनी हुई थी, सुभाष चंद्र बोस को इसकी लीडरशिप दी गई। सुभाष चंद्र बोस थे, उनको इंडियन नेशनल आर्मी की लीडरशिप दी गई सिंगापुर में। जैसे ही ये आंदोलन शुरू हुआ तो ज्यादातर नेताओं को जेल में बंद कर दिया गया, ये अभी हम चर्चा करते हैं। तो ये 8 अगस्त को बॉम्बे सेशन में क्विट इंडिया रेजोल्यूशन पास किया गया, गोलवालिया टैंक पर। कहाँ पास हुआ ये? गोलवालिया टैंक पर क्विट इंडिया रेजोल्यूशन 8 अगस्त बॉम्बे सेशन में पास किया गया। इसका प्रस्ताव जवाहरलाल नेहरू द्वारा रखा गया और वल्लभ भाई पटेल द्वारा इसको स्वीकृत, मतलब इसको सेकंड किया गया। प्रस्ताव को सेकंड करना होता है, आप सभी इसको समझते होंगे, अनुमोदन किया गया। गांधी ने इसको करो या, इस समय पर करो या मरो का स्लोगन दिया, डू और डाई, और इसको क्विट इंडिया या भारत छोड़ो इस समय जो है ये नारे दिए गए। अंग्रेजों ने इसके विरोध में, अंग्रेजों ने इस आंदोलन को खत्म करने के लिए शुरू किया ऑपरेशन थंडरबोल्ट, जिसमें एक सीरियस रिप्रेशन, दमन का, ठीक है, अब तक जैसा दमन नहीं हुआ था ऐसे दमन का एक दौर शुरू हुआ। आदमी के पास, सरकार के पास बहुत से ड्रैकोनियन ऐसे कानून थे, ड्रैकोनियन कानून इस समय होते थे। ड्रैकोनियन को हिंदी में क्या बोलेंगे? पुराने कानून। पुराने नहीं होते, ड्रैकोनियन का मतलब पुराना नहीं होता। ड्रैकोनियन का मतलब होता है
कि जो बहुत खतरनाक हो, डराने वाले तरीके, पर एग्जैक्ट हिंदी अभी मुझे भी नहीं सूझ रही है, इसको हिंदी में क्या बोलेंगे, ड्रैकोनियन, दमनकारी कानून कह सकते हैं हम, ठीक है। ऐसे काला दमनकारी कानून, काले कानून, हाँ हिंदी में ऐसे काले कानून कह सकते हैं। काले मतलब खतरनाक, पार्शियली इलीगल, ठीक है। ऐसे भी कि जो जिनकी लीगल वैधता ना हो, ठीक है। मोरालिटी होती है हर कानून के भीतर, अपनी एक नैतिकता होती है। तो कई बार सरकार कोई ऐसा अनैतिक कानून बना सकती है, लेजिस्लेचर है, कानून पास कर सकती है, परंतु ऐसा कानून जो है लोगों को स्वीकृत नहीं होता, क्योंकि वो अन्याय पर बेस्ड होता है। तो इसलिए काला कानून उसको हम बोल सकते हैं। तो ऐसे ड्रैकोनियन कानून जो है सरकार के पास थे, और इसको सभी को इस्तेमाल किया गया लोगों के ऊपर दमन, ये आंदोलनकारियों को दमन उनके ऊपर करने के लिए। इसके अलावा ब्रिटिश के आने की, मतलब ये जापानीज के आने की खबरें बंगाल उड़ीसा तक पहुंच रही थी। नॉर्थ ईस्ट इंडिया में जो है कुछ जगहों पर जापानीज लोग पहुंचे भी, और साथ साथ ये जो है ये खबरें भी पहुंची कि जब इन क्षेत्रों पर अटैक हो रहा है तो ब्रिटिश लोग केवल वाइट लोगों को, गोरे लोगों को ही वहां से इवैक्यूएट कर रहे हैं, जो लोकल्स हैं। जो जब जापानी सेना आ रही है, जापानी सेना आएगी तब जो है आती है, तब जो ये ब्रिटिश लोग हैं केवल अपने गोरे लोगों को, जो वाइट लोग हैं, यूरोपियन लोग हैं, उन्हीं को इवैक्यूएट करते हैं, और जो लोकल लोग हैं उनको वहीं के हालात पर, जापानियों के रहमो करम पर छोड़ देते हैं। तो इस चीज ने भी लोगों के भीतर एक डर और गुस्से की भावना को पैदा किया। इस समय पर कई अंडरग्राउंड एक्टिविटीज शुरू हुई, क्योंकि जो नॉर्मल तरीके भी थे प्रोटेस्ट के, वो भी इस समय पर इस्तेमाल नहीं किए जा सकते थे। जो नॉर्मल धरना या प्रदर्शन, जो पीसफुल साधन थे, वो भी लोग इस्तेमाल नहीं कर पा रहे थे दमन की नीतियों के कारण। हर चीज को इलीगल घोषित कर दिया गया था। तो ऐसे समय में अंडरग्राउंड एक्टिविटी शुरू हुई। अंडरग्राउंड एक्टिविटी मतलब छुप कर हमला करने वाली, कि चुपचाप जो भी एक्शंस हो रहे हैं वो चुपचाप हो रहे हैं, अंडरग्राउंड तरीके से हो रहे हैं। और साथ साथ इस समय पर कुछ पैरेलल गवर्नमेंट भी स्थापित हुई। जैसे एक पैरेलल गवर्नमेंट सतारा में स्थापित हुई, एक हुई थी तामलुक में। तो ये सतारा, तामलुक ऐसी जगहों पर पैरेलल गवर्नमेंट की स्थापना भी हुई। जो लीडर्स, जिन्होंने इस अंडरग्राउंड लीडरशिप को प्रदान किया, वो थे अच्युत पटवर्धन, राम मनोहर लोहिया, सुचेता कृपलानी, छोटू भाई पुराणिक, आरपी गोयंका और जयप्रकाश नारायण। ये जो हमारे ये मूलतः ज्यादातर सोशलिस्ट विचारधारा के थे, और बाद में हमें इनका नाम भी सुनने को मिलता है। तो इन लोगों ने जो अंडरग्राउंड एक्टिविटीज को लीडरशिप प्रदान की। गांधी जी ने 10 दिन का फास्ट, जेल से रहते हुए 10 दिन का फास्ट, जो ब्रिटिश द्वारा जो हिंसा की जा रही थी उसकी निंदा करने के लिए, उसका इसके खिलाफ विरोध दर्ज कराने के लिए 10 दिन का फास्ट, भूख अनशन करने की बात कही। उन्होंने इस समय पर कुछ इंस्ट्रक्शंस भी इशू की, स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन, जैसे कि गवर्नमेंट सर्वेंट्स के लिए बोला गया कि आप अपने पदों से रिजाइन मत करो, परंतु कांग्रेस के प्रति अपनी एलिजियंस, अपना मतलब कि हम इसके पक्ष में हैं, कांग्रेस के साथ हैं, ये जाहिर कीजिए। सोल्जर, सिपाहियों के लिए बोला गया कि आप आर्मी को छोड़ें मत, परंतु
अपने जो देशभक्त हैं, अपने जो काउंटर पार्ट हैं, जो देश में रहने वाले हैं, उनको उनके गुस्से का उन पर वो नाराज ना हो और उनके अगेंस्ट एक्शन ना लें। स्टूडेंट को बोला गया अगर आप कॉन्फिडेंट हैं तो अपनी पढ़ाई स्कूल छोड़ें। पीजेंट्स को बोला गया कि अगर जमींदार प्रो गवर्नमेंट है, सरकार के पक्ष वाला है, ठीक है, सरकारी टट्टू है, तो उसको लगान ना दें। अगर वो एंटी गवर्नमेंट है तो उसे पे करें। प्रिंसेस को बोला गया, जो रियासत थी, रियासतों के राजाओं को बोला गया कि आप आम आदमियों के जो सपोर्ट द मासेस, जो आम जन आंदोलन कर रहे हैं उनको सपोर्ट करिए और लोगों की संप्रभुता का सम्मान कीजिए। तो ये सब इंस्ट्रक्शंस गांधी जी ने पहली बार ऐसी इंस्ट्रक्शन जारी की जो कि मतलब एक तरीके से राज सत्ता के खिलाफ थी, राज सत्ता को स्पष्ट रूप से सीधे सीधे चैलेंज करने वाली थी। वो आमतौर पर इस तरीके की पोजीशन नहीं लेते थे। जो ये क्विट इंडिया आंदोलन था, ये शॉर्ट लिव्ड आंदोलन, बहुत थोड़े समय का आंदोलन था, बहुत लंबा नहीं चला जैसे बाकी सभी आंदोलन चले। परंतु इस आंदोलन में खासियत ये रही कि बेशक ये छोटे समय का था, परंतु इसमें लोगों का जो जन भागीदारी थी वो बहुत ज्यादा थी। ब्रिटिश के लिए भी ये क्लियर हो गया था कि अब उनके लिए लोगों को काबू में करना, दमन करके रखना ये संभव नहीं होगा। लोग एकजुट हो रहे हैं, जागरूक हो रहे हैं और ब्रिटिश सरकार के खिलाफ खड़े हो रहे हैं। जो स्टूडेंट और पीजेंट्री थी वो अभी तक जो उनकी रीढ़ की हड्डी थी वो खत्म हो रही थी। मिडिल क्लास और ब्यूरोक्रेसी भी जो पहले गवर्नमेंट का साथ देती थी, अब वो सरकार उनका साथ नहीं दे रही थी। वल्लभ भाई पटेल ने जो ये सिविल डिसोबीडियंस क्विट इंडिया मूवमेंट का जो आंदोलन था, इसका काफी सपोर्ट किया, गांधी जी का पूरा सपोर्ट किया। उन्होंने इंडिविजुअल डिसोबीडियंस था उसमें भी भाग लिया। 9 महीने तक जेल में रहे, ठीक है। इस इंडिविजुअल सत्याग्रह में भाग लेने के कारण वल्लभ भाई पटेल जेल में रहे 9 महीने तक। इसी समय पर मुस्लिम लीग ने जब भारत में क्विट इंडिया, भारत छोड़ो का नारा दिया गया, मुस्लिम लीग ने नारा दिया डिवाइड एंड क्विट, बांटो और जाओ, बांटो और छोड़ो, डिवाइड एंड क्विट का नारा दिया गया मुस्लिम लीग में कि आप देश, अंग्रेजों को बोला कि आप यू डिवाइड एंड क्विट, क्योंकि अब मुस्लिम लीग अड़ी हुई थी कि हमें अलग देश चाहिए। जो क्विट इंडिया मूवमेंट की अगर बात करें तो ये अपने आप में एक स्पॉन्टेनियस मूवमेंट था, इसकी कोई विशेष प्लानिंग नहीं थी, बहुत लीडरशिप नहीं थी, क्योंकि ज़्यादातर लोगों को, लीडर्स को अरेस्ट कर लिया गया था। तो ये एक स्पॉन्टेनियस लीडर था। पहले के जैसे आंदोलन थे जो नॉन वायलेंट थे, पूरी तरीके से अहिंसक थे, ऐसा नहीं था। और ये एक वायलेंट मूवमेंट में थी, इसमें हिंसा थी। गांधी जी का आखिरी मूवमेंट था। कई सारी घटनाएं हुई इस वायलेंस की, हिंसा की कई घटनाएं इस आंदोलन के दौरान हुई। मजदूर वर्ग बड़े हिस्से, बड़ी उसमें संख्या में इसमें उसने भाग नहीं ली, उन्होंने भाग नहीं लिया मजदूर वर्गों ने, क्योंकि इस समय पर कम्युनिस्ट आंदोलन भी मजबूत हो गया था। मजदूरों के बीच में कम्युनिस्ट आंदोलन मजबूत था। और कम्युनिस्ट जो है इस समय, क्योंकि अलाइड पार्टीज में रशिया भी शामिल था, तो रशिया के कारण कम्युनिस्ट पार्टीज ने ये स्टैंड नहीं लिया कि हमें अंग्रेजों का विरोध करना चाहिए। यहाँ थोड़ा सा ये पॉलिटिक्स जो है वो प्रभावित हुई इंटरनेशनल कम्युनिस्ट आंदोलन की दिशा के कारण, रशिया के पोजीशनिंग के कारण।
ये हमने ऊपर बात कर ली थी कि गवर्नमेंट सर्वेंट्स को गांधी जी ने कहा कि अपने जॉब ना छोड़ें परंतु कांग्रेस का साथ दें। आर्मी के लिए भी ये बोला था कि आप अगर आर्मी नहीं छोड़ें परंतु अपने जो देशभक्त साथी हैं उनका साथ दें। जो क्विट इंडिया मूवमेंट है इसके हम तीन पक्ष ले सकते हैं, दो हिस्सों में से बांट सकते हैं मोटे मोटे तौर पर। अर्बन फेज, ठीक है, जो शहरी आंदोलन था वो लगभग एक हफ्ते तक ही चल सका था। 8 अगस्त को गोलवालिया टैंक में ये प्रस्ताव पास हुआ। उसके तुरंत बाद जितने बड़े नेता थे उनको अरेस्ट कर लिया गया। हफ्ते 10 दिन तक ये मूवमेंट चला, उसके बाद ये मूवमेंट खत्म हो गया शहरों में। और ग्रामीण क्षेत्रों में ये मूवमेंट लंबे समय तक, कुछ महीनों तक चलता रहा, लगभग 3 से 4 महीनों तक। सरकार की जो कम्युनिकेशन लाइंस थी उनको तोड़ा गया, रेलवे, टेलीग्राफ, उनके साथ तोड़फोड़ की गई। अंडरग्राउंड मूवमेंट चलाया गया, जैसा अभी हमने बात किया था कि इस समय पर अंडरग्राउंड मूवमेंट चलाया गया, ये सबसे लंबे समय तक चला। ऑल इंडिया कांग्रेस रेडियो की स्थापना उषा मेहता द्वारा की गई। ऑल इंडिया कांग्रेस रेडियो, जो उसमें रेडियो आ चुका था, तो कांग्रेस का अपना रेडियो उषा मेहता द्वारा स्थापित किया गया। आसिफ अली और अर्ना आसफ अली ने ऐसे कई सेंटर्स चलाए और वहाँ पर ट्रेनिंग दिला। पैरेलल गवर्नमेंट की बात की गई थी कि ब्रिटिश के साथ साथ पैरेलल गवर्नमेंट कई जगहों पर स्थापित कर दी। तामलुक में की, सतारा में की, बलिया में की। बलिया में इस तरीके की पैरेलल गवर्नमेंट के लीडर थे चितू पांडे। तामलुक में बंगाल में थे अजय कुमार मुखर्जी, मातंगी हजारा। इन लोगों ने जो है इस बंगाल के अंदर जो तामलुक है वहाँ पर इस मूवमेंट को, एक पैरेलल गवर्नमेंट स्थापित की, ताम्रलिप्त नेशनल गवर्नमेंट के नाम से, और इसको लीडरशिप प्रदान की अजय कुमार मुखर्जी, मातंगी हजारा, सतीश चंद्र सामंत, सुशील कुमार धार द्वारा। सतारा महाराष्ट्र में भी हुई, तो हमारे यूपी में बलिया में, बंगाल में तामलुक में, महाराष्ट्र में सतारा में जो लीडर थे वो थे अच्युत पटवर्धन, YB चौहान, नाना पाटेल। गांव गांव में लाइब्रेरीज की स्थापना की गई, न्यायदान मंडल स्थापित किए गए, प्रोहिबिशन कैंपेन्स चलाए गए। प्रोहिबिशन कैंपेन का मतलब प्रोहिबिशन शराबबंदी, जो शराबबंदी करना, उस तरीके के कानून, उस तरीके के आंदोलन छोटे छोटे चलाए गए कि हमें गांव में शराबबंदी करनी। और ये एक ऐसा आंदोलन था जिसने 1857 के बाद सबसे सीरियस दमन का सामना किया। इस आंदोलन ने सबसे बड़े स्तर पर जो दमन अब तक हुआ था, मोस्ट वायलेंट रिप्रेशन का सामना किया। 10,000 से ज़्यादा लोगों ने अपनी जान से हाथ धोआ इस आंदोलन के दौरान। 10,000 से ज़्यादा लोग मारे गए। पर लोगों ने भी अपना जो विलिंगनेस है कि अब हम अंग्रेजी उसके भीतर नहीं रहेंगे, ये उसने क्लियर कर दिया। अगला जो इसके बाद घटनाक्रम में चीज़ें आती हैं, जो अंग्रेजों के साथ लगातार वार्ता चल रही थी। जैसा हमने पीछे भी बात की थी कि ये समय आते आते अंग्रेज भी निश्चित हो गए थे और भारतीय भी निश्चित थे कि अब अंग्रेजों से आज़ादी मिलना बस, मतलब ये जैसे नेगोशिएशन कंप्लीट होती है तो हमें आज़ादी प्राप्त हो जाएगी। पर ये आज़ादी प्राप्त होने के क्या फॉर्मूलाज होंगे, किस तरीके से क्या समीकरण बनेगा, इसके ऊपर कोई सहमति नहीं थी। भारत में अपनी डाइवर्सिटी के कारण, विविधता के कारण तमाम इश्यूज आ रहे थे, तो इन इश्यूज पर कई अलग अलग तरीके के फॉर्मेट्स में बात की गई। इन्हीं में से है CR फार्मूला या राजाजी फार्मूला, इसके अलावा गांधी जिंदा टॉप।
तो इनकी बात कर लेते हैं। 1944 में ये हुए। मुस्लिम लीग इस समय पर अड़ी हुई थी कि वो कांग्रेस के साथ किसी भी तरीके का कोई समझौता नहीं करेगी। गांधी जी चाहते थे कि भाई किसी तरह से ये डेडलॉक टूटे। इस समय पर एक फॉर्मूला सी राजगोपालाचारी द्वारा, या राजाजी फॉर्मूला भी इसको बोलते हैं, सी राजा गोपालाचारी द्वारा ये फॉर्मूला प्रस्तावित किया गया, जिससे मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच में जो ये डेडलॉक बना हुआ था, ये स्थिति बनी हुई थी, किसी भी तरीके का कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा। तो ये स्थिति यहाँ पर खत्म हुई। इसको घोषित किया गया था एक पर्चे द्वारा, जिसका नाम था द वे आउट। इसको नाम दिया गया था द वे आउट। इसमें कहा गया कि आज़ादी के बाद जब हम आज़ाद हो जाएंगे तो पाकिस्तान को एक पाकिस्तान जो प्लेबिसाइट के द्वारा तय किया जाएगा, जहां भी मुस्लिम मेजॉरिटी क्षेत्र है वहां पर एक प्लेबिसाइट किया जाएगा। व्हाट इज प्लेबिसाइट? जनमत संग्रह। जनमत संग्रह, वेरी गुड। प्लेबिसाइट और इलेक्शन जैसी चीज होती है। जैसे इलेक्शन होता है तो इलेक्शन में हमारे सामने क्वेश्चन होता है कि किसको आप अपना रिप्रेजेंटेटिव, अपने क्षेत्र का रिप्रेजेंटेटिव बनाना चाहते हैं, उम्मीदवार किसको आप चुनकर अपने क्षेत्र का प्रतिनिधि बनाना चाहते हैं। तो ये काम किया जाता है इलेक्शन के जरिए से। इलेक्शन के जरिए से हम ये काम करते हैं कि आप किसको अपना प्रतिनिधि बनाना चाहते हैं। परंतु हमेशा जो इलेक्शन के अलावा कभी कभी ऐसी परिस्थिति आ जाती है कि हमें कोई ऐसा राजनीतिक प्रश्न है, कोई बहुत बड़ा राजनीतिक प्रश्न है। उस राजनीतिक प्रश्न में दोनों पक्ष हैं। कुछ लोग बोलते हैं कि नहीं ये चीज सही है, कुछ लोग बोलेंगे ये चीज सही है। अब ये कैसे पता चले कि लोगों की क्या मंशा है, क्योंकि अल्टीमेटली डेमोक्रेसी काम करती है लोगों के लिए। तो लोग क्या चाहते हैं ये कैसे पता चले? तो लोगों की राजनीतिक मंशा को जानने का, राजनीतिक मंशा को जानने का एक तरीका है प्लेबिसाइट, जिसे हम जनमत संग्रह कहते हैं। अगर हम लोगों के मन की बात जानना चाहते हैं कि किसी राजनीतिक प्रश्न पर वो क्या सोचते हैं, और ये अनिवार्य हो जाता है कुछ स्थिति में कि अगर वो राजनीतिक प्रश्न बहुत बड़ा और कॉम्प्लिकेटेड हो। जैसे इस समय पर भारत का कहना ये था, मतलब कांग्रेस का कहना ये था कि ये जो पाकिस्तान की मांग है, ये पाकिस्तान की मांग पूर्णतः मुस्लिम लीग की अपनी दिमागी विचार है। और जो मुस्लिम लीग है और उसके साथ कुछ जो अभिजात्य मुस्लिम है, वो ये पाकिस्तान की बात कर रहे हैं। एक आम मुस्लिम पाकिस्तान बनाए जाने के पक्ष में नहीं है। मुस्लिम लीग इसके उल्टा कहती थी कि नहीं, ऐसा नहीं है, हमारे साथ मुस्लिम जन समुदाय साथ है। अब दोनों अपना अपना क्लेम लगा रहे हैं, ये बात कैसे तय हो? तो ये प्रस्ताव रखा गया कि मुस्लिम लीग, मतलब जब भारत को आज़ाद कर दिया जाए, पहले भारत को आज़ाद किया जाए, उसके बाद पाकिस्तान पर आधारित एक प्लेबिसाइट किया जाए, जनमत संग्रह, ऐसे क्षेत्रों में जहां मुस्लिम्स की अपनी मेजॉरिटी है। जो मुस्लिम बहुल क्षेत्र है, जैसे पाकिस्तान उस समय का था, या बांग्लादेश, या और भारत के ऐसे क्षेत्र जो मुस्लिम बहुल हों, वहां पर एक जनमत संग्रह किया जाए। और मुस्लिम लीग इसके बदले में उसकी मांग को एक्सेप्ट करने के बदले में मुस्लिम लीग जो आज़ादी की मांग है उसका समर्थन करे।
एक प्रकार से सेपरेट पाकिस्तान की मांग को यहाँ पर स्वीकार कर लिया गया था कि हाँ ठीक है, हो सकता है कि सेपरेट पाकिस्तान बने, परंतु वो सेपरेट पाकिस्तान कब बनेगा? आज़ादी के बाद एक जनमत संग्रह कराया जाएगा, तब बनेगा वो पाकिस्तान। इस प्रस्ताव का कांग्रेस के भीतर भी एक हद तक विरोध था, परंतु गांधी जी इसके पक्ष में थे, तो इसलिए इसको स्वीकार कर लिया गया कांग्रेस द्वारा। परंतु जिन्ना ने इस प्रस्ताव को पूरी तरह से रिजेक्ट कर दिया, और ये जो बात थी, ये जो चर्चा शुरू हुई, ये सब फेल हो गए। जिन्ना ने फिर से दोहराया, जब तक पाकिस्तान की मांग को एक्सेप्ट नहीं किया जाता, तब तक हम इसे एक्सेप्ट नहीं करेंगे। उसमें ये जिन्ना ने ये बोला कि हम प्लेबिसाइड ज्यादा से ज्यादा जनमत संग्रह कुछ विशेष क्षेत्रों के लिए तो एक्सेप्ट कर सकते हैं, जहां आबादी लगभग 50-50 है, पर जहां आबादी मुस्लिम बहुल आबादी 90-10 है, इस तरीके के क्षेत्रों में हम प्लेबिसाइड को किसी भी स्थिति में एक्सेप्ट नहीं करेंगे। गांधी जी अभी भी जो है दो राष्ट्र के फॉर्मूला से सहमत नहीं थे, दो राष्ट्र बनाने के लिए किसी भी तरह से तैयार नहीं थे। उनका कहना था कि यदि पार्टीशन की कोई बात होगी भी तो वो केवल अंग्रेजों के जाने के बाद ही हो सकती है। इसके बाद जो राजा जी गांधी जो राजा जी फॉर्मूला आया, उसके बाद अगली बातचीत हुई, अगला जो प्रस्ताव रखा गया वो रखा गया देसाई लियाकत पैक्ट के द्वारा। देसाई लियाकत पैक्ट के द्वारा। देसाई लियाकत पैक्ट में भूला भाई देसाई और लियाकत अली खान, ये दो लोग थे, मुख्य लोग थे, भूला भाई देसाई और लियाकत अली खान। इन्होंने एक प्रस्ताव रखा कि एक अंतरिम गवर्नमेंट, सेंटर में एक अंतरिम गवर्नमेंट बनाई जाए, जिसमें लीग और कांग्रेस की बराबर बराबर भागीदारी हो, लगभग दोनों के प्रतिनिधि बराबर हो, और 20% सीटों को माइनॉरिटीज के लिए रिजर्व किया जाए। ये इसके प्रस्ताव थे, परंतु ये देसाई लियाकत पैक्ट भी रिजेक्ट कर दिया गया। अगला प्रस्ताव जो आया वो आया वेबल प्लान। वेबल प्लान और शिमला का कॉन्फ्रेंस के साथ जुड़ी हुई हैं। शिमला कॉन्फ्रेंस 1945 में हुई, ताकि ये जो स्थिति बनी हुई थी कि भारत, ब्रिटिश भी एक तरह से ये बात के लिए सहमत थे कि ठीक है, हम आपको आज़ादी देने के लिए सहमत हैं, यदि आप लोग मिलकर एक फॉर्मूला निकाल लो, पर कोई भी फॉर्मूला नहीं बन पा रहा था, कोई भी आपस में समझौता नहीं हो पा रहा था। तो इसी को सुलझाने के लिए वाइसरॉय वेबल द्वारा जो है एक कॉन्फ्रेंस की गई, जिसका नाम था शिमला कॉन्फ्रेंस, और इसको वेबल प्लान के नाम से भी जाना जाता है। इसमें जो किया गया कि वाइसरॉय की जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल होगी, उसमें उसका क्या कॉम्पोजिशन होना चाहिए, जिससे कि हम सेल्फ रूल के लिए एक समझौता, एक पोटेंशियल एग्रीमेंट कर सकें। मुस्लिम्स के लिए जो है सेपरेट रिप्रेजेंटेशन की इसमें बात की गई, और मेजॉरिटी पावर्स, दोनों उसमें मेजॉरिटी पावर्स को जो है कमजोर किया गया, ठीक है, जिससे कि एक बैलेंस बना रहे, जहां भी जो दल, जो समुदाय बहुल है, वहां पर उसको कम सीट देकर, कम प्रतिनिधित्व देकर
एक प्रकार का बैलेंस अचीव किया जाए। अब ये जो चर्चा थी शिमला कॉन्फ्रेंस, ये भी रुक गई मुस्लिम प्रतिनिधित्व के प्रश्न पर। इस प्रश्न पर आकर ये जो वेबल कॉन्फ्रेंस है वो फंस गई। जिन्ना का यहाँ पर ये कहना था कि केवल और केवल मुस्लिम लीग को ये अधिकार मिलना चाहिए कि वाइसरॉय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल में कौन मुस्लिम मेंबर होगा। ठीक है, मुस्लिम मेंबर कौन बनेगा, जबकि कांग्रेस का ये कहना था कि गलत है, हम भी मुस्लिम मेंबर को प्रस्तावित कर सकते हैं। पर जो जिन्ना था उनका कहना था कि नहीं, मुस्लिम सदस्य केवल हम और केवल हम ही भेजेंगे, मुस्लिम लीग ही यहाँ पर भेजेगी जो इंटरनल गवर्नमेंट बनने वाली है। तो इससे जो है एक प्रकार से ये प्रस्तावित किया गया है, ये कहा गया कि कांग्रेस कास्ट हिंदू पार्टी है। इस तरीके से प्रोजेक्ट किया गया कि भाई हिंदुओं की पार्टी, कांग्रेस हिंदुओं की पार्टी है, तो हिंदू दल, हिंदू लोग जो आएंगे, प्रतिनिधि आएंगे, वो कांग्रेस की ओर से आएंगे और मुस्लिम आएंगे मुस्लिम लीग से। तो मुस्लिम लीग तो ठीक है, डेफिनेटली अपने आप को मुस्लिमों की पार्टी कहती थी, पर कांग्रेस को ये चीज एक्सेप्टेबल नहीं थी कि उसे केवल हिंदुओं की पार्टी करार दिया जाए। वो अपने आप को वो एक सर्वधर्म की पार्टी थी, सभी धर्मों की पार्टी थी। ये एक मौका जरूर था, ये जो वेबल प्लान था कि हम भारत को यूनाइटेड रख सकते थे अगर, क्योंकि इस शिमला कॉन्फ्रेंस में कुछ हद तक जिन्ना ने कुछ मांगों को माना था। तो यदि अगर यहाँ इस समय सहमति बन पाती तो शायद ये आखिरी मौका था 1945 में जब भारत का पार्टीशन टाला जा सकता था। ठीक है, ये आखिरी ऐसा मौका था। और क्योंकि अगली बार जब अगले साल 1946 में कैबिनेट मिशन आया, तब तक स्थिति और ज़्यादा खराब हो चुकी थी। अब जो है कांग्रेस और ज़्यादा कम सिंपैथेटिक थी टुवर्ड मुस्लिम लीग रिक्वेस्ट। ठीक है, मुस्लिम लीग की ये जो मांग थी कि हमें ही केवल मुस्लिम्स को का नेतृत्व करने का अधिकार मिलना चाहिए, ये बात कांग्रेस को बिल्कुल एक्सेप्टेबल नहीं थी और अगले कैबिनेट मिशन में ये मांग और ज़्यादा अड़ियल तरीके से कांग्रेस ने रखी। तो ये अगर ऐतिहासिक तरीके से देखें और पास्ट में देखें, पोस्टीरियरली इतिहास में जाकर देखें, तो निश्चित रूप से ये आखिरी समय था जब शायद पार्टीशन को टाला जा सकता था, परंतु ऐसा हो नहीं सका। इसके अलावा अब ब्रिटेन में भी स्थिति बदल चुकी थी। 1945 के बाद एक तो वर्ल्ड वॉर खत्म हो गया, सितंबर में अगस्त में वर्ल्ड वॉर खत्म हो गया, और वर्ल्ड वॉर खत्म होने के साथ, विश्व युद्ध खत्म होने के बाद साथ साथ ब्रिटेन में सरकार में नेतृत्व में भी चेंज आ गया था। जो चर्चिल की सरकार थी, जो एक एग्रेसिव और होस्टाइल, वो भारत के प्रति बहुत अच्छा नजरिया नहीं रखता था चर्चिल। तो चर्चिल की सरकार चली गई, क्लेमेंट एटली, लेबर पार्टी जो थी जिसको लीड कर रहे थे क्लेमेंट एटली, उनकी सरकार बनी। पैथिक लॉरेंस अब नए सेक्रेटरी ऑफ स्टेट बन गए थे। भारत में भी 1945 और 46 के बीच में चुनाव हुए और मुस्लिम लीग और कांग्रेस दोनों अपने अपने क्षेत्रों में, जो मुस्लिम लीग थी वो मुस्लिम क्षेत्रों में, कांग्रेस बाकी क्षेत्रों में विजय हासिल की। इस जीत ने, अब क्योंकि मुस्लिम लीग की जो ये जीत हुई 1945-46 के इलेक्शन में, बड़ी जीत हासिल हुई मुस्लिम बहुल इलाकों में, मुस्लिम मेजॉरिटी एरियाज में, तो अब इससे मुस्लिम लीग ज़्यादा मॉरली स्ट्रॉन्ग हो गई। इससे मुस्लिम लीग का भरोसा और मजबूत हुआ
और बाद में इसी कारण से जो पाकिस्तान के लिए जो रॉयट्स की स्थिति है, पाकिस्तान का जो की मांग है वो और ज़्यादा तेज हो गई। एक तरफ हम भारत में ये काफ़ी चीज़ें हो रही थी, दूसरी तरफ एक और जन आंदोलन यहाँ पर इस समय पर शक्ल ले रहा था। हमने पीछे बात की, हम सबको जानकारी है इंडियन नेशनल आर्मी की, INA। हिंदी में क्या बोलते हैं, कोई इसकी हिंदी है क्या INA की? आजाद हिंद फौज। आजाद हिंद फौज। आजाद हिंद फौज, ठीक है, आजाद हिंद फौज। तो ये जो आजाद हिंद फौज जो थी ये बनाई गई, इंडियन नेशनल आर्मी, आजाद हिंद फौज, आजाद हिंद सर फौज इंडिपेंडेंट नेशनल आर्मी सर। नहीं, ठीक है, आजाद हिंद फौज ही सर हिंदी है। आजाद हिंद फौज ही बोलते हैं, इंडियन नेशनल आर्मी से बोलते थे। सर इंडिपेंडेंट नेशनल आर्मी बनेगा सर। नहीं, आजाद हिंद फौज उसका जो नाम है, ठीक है। यस सर, ठीक है सर। हाँ, आजाद तो हिंद फौज। अब ये जो INA बनाया गया, तो INA सबसे पहले, जैसे INA की बात जब आती है, ये आजाद हिंद फौज की जब बात आती है तो सुभाष चंद्र बोस, ठीक है, सुभाष चंद्र बोस का नाम हम INA से, आजाद हिंद फौज से जोड़कर देखते हैं। और INA की स्थापना की गई थी मोहन सिंह के द्वारा, और बाद में इसको रीऑर्गेनाइज किया था रास बिहारी बोस के द्वारा। अगर रास बिहारी बोस आपको याद है तो 1908 से एक्टिव थे, और रास बिहारी बोस के बारे में कम ही जानते हैं। रास बिहारी बोस और निरंजन सिंह गिल के द्वारा। तो रास बिहारी बोस जो हमारे, मतलब मैं इनके बारे में हमेशा सोचता हूँ, इनके बारे में बहुत लोग नहीं जानते, हम लोग भी नहीं जानते हैं, ज़्यादा बात नहीं होती, बाकी लोगों की बात होती है, पर ये पॉपुलर नहीं है। जबकि इनका सेक्रीफाइस देखा जाए तो लगातार अगर कोई क्रांतिकारी नेता यहाँ से लेकर, क्योंकि बाकी लोग तो आते जाते रहे, ये ऐसे नेता रहे जो लगातार लंबे समय तक इसके लिए लड़ते रहे। तो रास बिहारी बोस ने इसको रीऑर्गेनाइज किया। इसमें और नेता थे, मोहन निरंजन सिंह गिल, मोहम्मद अकरम, ये सब जो है INA को शुरुआत में स्थापित करने, जो है फॉर्म करने वाले लोग थे। और उद्देश्य था कि हमें जापानीज आर्मी से, जापान की आर्मी से मिलकर जो है एक समझौता बनाकर जापान की आर्मी के साथ चलकर हम ब्रिटिश आर्मी को हराए। परंतु बाद में इन्होंने शुरुआत में जापान के साथ बातचीत की, परंतु इनकी जापान के साथ बातचीत फेल हो गई, INA को भंग कर दिया गया और इनको प्रिजनर ऑफ वॉर बना दिया गया, POW बना दिया गया, युद्ध बंदी बना दिए गए। रास बिहारी बोस ने इस पूरे आंदोलन में लोगों को मोबिलाइज करने में, विशेष रूप से ईस्ट एशियन कंट्रीज में, जो पूर्व के देश हैं, पूर्वी एशिया के देश हैं, वहाँ पर ये काम बहुत मजबूती से किया। बाद में 1943 में INA की कमांड सुभाष चंद्र बोस को दे दी गई। सुभाष चंद्र बोस ने एक प्रोविजनल गवर्नमेंट सिंगापुर में स्थापित की, भारत के लिए प्रोविजनल गवर्नमेंट इन सिंगापुर स्थापित की, जिसका हेडक्वार्टर, INA का हेडक्वार्टर रंगून और सिंगापुर बनाया, और इस समय नारा दिया, दिल्ली चलो, हमारा काम है दिल्ली पहुंचना, राजधानी पहुंचना। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने अंडमान में दिसंबर 1943 में अपना झंडा फहराया था, ठीक है, इसीलिए उसको रीनेम किया है अभी कुछ साल पहले, 2 साल पहले, आइलैंड को सुभाष चंद्र बोस उनके नाम पे, इस आंदोलन के नाम से। शहीद और स्वराज, इनको जो आइलैंड्स है, इनका नाम बदलकर रखा गया है। 1944 में
जो आईएनए थी उसने कोहिमा की ओर कूच करना शुरू किया। और जो ये इम्फाल, इसका कोहिमा की तरफ जो कूच था, उसको लीड किया था शाहनवाज द्वारा, जो जापान की फौज के साथ मिलकर काम कर रहे थे। इस कैंपेन के दौरान एक तो ये कैंपेन फेल हुआ, दूसरा जापानीज के द्वारा भी आईएनए सोल्जर्स के साथ भेदभाव किया गया, अनइक्वल ट्रीटमेंट किया गया। जो आईएनए की समझ थी कि हम जापानियों के साथ मिलकर देश को आज़ाद करा लेंगे, उनको ये समझ आया कि जापानी फौज उनका भी सम्मान नहीं करती है। और आखिर में 1945 में जापान द्वारा सरेंडर कर दिए जाने के कारण जो आज़ाद हिंद फौज का सपना था वो टूट गया। ठीक है, जापान की फौज उनका मेन स्टे था। उनका वैसा समझती कि जापानी फौज ब्रिटिश को हरा देगी, और जब ये ब्रिटिश को हराएगी तो अगर हम इनका साथ देंगे तो ये हमें भारत को आज़ाद कराने में सहायता दे सकते हैं। इसके बाद जब ये आज़ाद हिंद फौज हार गई, अपना ये जो इम्फाल कैंपेन है ये फेल हो गया, तो इम्फाल कैंपेन फेल होने के बाद इन लोगों को पकड़ लिया गया, प्रिजनर ऑफ वॉर बना लिया गया, और इनके खिलाफ केस चलाए जाने की शुरुआत हुई। आईएनए के जो बंदी थे उनके खिलाफ रेड फोर्ट पर, लाल किले में आईएनए ट्रायल शुरू हुए। लाल किले में आईएनए ट्रायल जो थे वो शुरू हुए, क्योंकि ये आईएनए के लोग मुख्यतः मेनली अंग्रेजी सेना के, मतलब क्योंकि ये ब्रिटिश फौज के रिक्रूट्स थे। और फौज का अपना कानून होता है कि भाई अगर कोई सैनिक विद्रोह कर दे तो उसकी जो सजा है वो काफ़ी डिफरेंट है, उसका तरीका, उसकी सजा दोनों ही अलग है। जो कोर्ट मार्शल भी हम बोलते हैं, तो सैनिकों पर जो केस चलता है वो एक अलग ही अदालत के द्वारा चलाया जाता है। तो इनके खिलाफ भी आईएनए के जो बंदी थे, उन आज़ाद हिंद फौज के बंदियों के साथ भी ये ट्रायल की शुरुआत की गई। हेलो सर। हाँ जी बोलो। सर, आईएनए का पराजय का मुख्य कारण क्या था सर? दोबारा बोलोगे? सर, आईएनए के पराजय का मुख्य कारण क्या था सर? पराजित होने के क्या कारण है? सर, आईएनए का जो मुख्य आजाद हिंद फौज का जो पराजय का मुख्य कारण था वो क्या था? मुख्य कारण तो देखो, एक हम कोई ऑर्गेनाइज्ड फोर्स नहीं थे, ये समझिए। आईएनए कोई ऐसी ऑर्गेनाइज्ड फोर्स नहीं थी जो सिंगापुर में या ईस्ट एशिया में जो भारतीय सैनिक थे। हम कोई सेना नहीं थे, ऐसे नहीं था कि कोई बहुत बड़ी सेना हो। भारत के जो सैनिक थे जो ब्रिटिश फौज में काम करते थे, उनमें से कुछ ने, सबने नहीं, उनमें से ब्रिटिश फौज में ये जो काम करने वाले लोग हैं, इन्होंने ब्रिटिश फौज का विरोध कर दिया, विद्रोह कर दिया एक तरीके से, और अलग हो गए। अलग होके इन्होंने सोचा कि हम अपनी एक सेना बना लेते हैं। तो जितने सिपाही अलग हो गए और इस मूवमेंट में जुड़ गए। कुछ लोग ऐसे रहे होंगे जिन्होंने कहा होगा नहीं, हमें आपके साथ नहीं आना, हम ब्रिटिश उसके साथ ही ठीक है, और अगर ब्रिटिश जीत जाएंगे तो हमें जो है भारी दिक्कत होगी। परंतु क्योंकि 1943-44 ये जो समय था, इस समय पर जो ब्रिटिश थे उनकी हालत कमज़ोर हो रही थी, विशेष रूप से ईस्ट एशिया में। जो पूर्वी, जो एशियन क्षेत्र थे, यहाँ पर जापान के द्वारा इनको चाइना पर जीत की हासिल की, उसने सिंगापुर को कब्जा लिया, हांगकांग को कब्जा लिया। तो लगातार जापान जो है, जो ब्रिटिश
टेरिटरीज थे ईस्ट एशिया में उनको जीतता जा रहा था, बर्मा पर कब्जा कर लिया जापान ने। तो ऐसे में ये जो कौन से सैनिक बोलेंगे, जो विद्रोही भारतीय सैनिक थे, जो भारत को आजाद करने का सपना देखते थे, उन्होंने सोचा हम जापान से मदद मांगते हैं। अगर हम जापान से मदद मांगेंगे और उनसे कहें कि आप हमें अपने देश को आज़ाद करने में मदद करो, भारत को आज़ाद कराने में मदद करो, इसमें आपको भी फायदा है। आपका दुश्मन ब्रिटिश है, हमारा दुश्मन भी ब्रिटिश है, तो अंग्रेजों को हराने में आप हमारी सहायता करो। जापानियों के लिए भी ये फायदे का सौदा है कि ठीक है, उनको बिना पैसे के सेना हासिल हो रही है, सेना मिल गई। पर जब तक भारत पहुंचते पहुंचते कुछ नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में तो ये पहुंच पाए थे, कोहिमा, इम्फाल, यहाँ तक पहुंचे भी। पर अब इस समय आते आते 1945 आते आते 44-45 आते आते जो है जापान हारने लगा। पहले जीत रहा था, 43 में जीत रहा था, 44-45 आते आते 44 आते आते ये हारने लगा। 44-45 में इसकी हार की शुरुआत हुई। यूएसए की सेना और अलाइड फोर्स, क्योंकि यूएसए ने भी पर्ल हार्बर की घटना के बाद वर्ल्ड वॉर ज्वाइन कर लिया था, इसके बाद जो समीकरण है वो बदला, जापानी हारने लगे। अब जब जापानी हारने लगे तो इनका हमारा जो मेन आईएनए का वो क्या था, अपने पास इतनी शक्ति नहीं थी, हमारे पास इतनी शक्ति नहीं थी कि हम अकेले ब्रिटिश को हरा सकें। परंतु यदि जापान साथ देता तो इस बात की संभावना थी। परंतु जब खुद जापान ही हारने लग गया, जापान ही खत्म हो गया, तो आईएनए की जीतने की कोई संभावना थी ही नहीं। आईएनए कोई ऐसी ऑर्गेनाइज्ड फोर्स नहीं थी, ज़्यादा इसमें देशभक्ति थी, परंतु कोई मिलिट्री स्ट्रेटजी ऐसा नहीं था कि ये लोग ट्रेंड और उस तरीके के बहुत हथियार वाले लोग हों। तो हारना तो निश्चित था। मेन हमारा ये था कि जापान जीतेगा और जापान हमारे को सहायता करेगा तो हम जीत सकते हैं, परंतु ऐसा हो नहीं सर सकता। सुभाष चंद्र बोस की मृत्यु भी हो गई थी। सुभाष चंद्र बोस भी चले गए थे, उनकी मृत्यु हो गई। जो आंदोलन है उसकी लीडरशिप नहीं रही, ये भी कारण है। बेसिकली इट्स अ मिलिट्री यूनिट। तो मिलिट्री यूनिट के लिए अगर जापान जीतता तो शायद स्थिति आईएनए की अलग होती। तो इसके बाद से आईएनए ट्रायल शुरू हुए 1945-46 में। जो आज़ाद हिंद फौज के सिपाही थे उनके खिलाफ केस किए जाना शुरू हुआ। ये जो आईएनए ट्रायल्स हुए, इनमें मुख्य जो नेतृत्व थे वो अलग अलग मुख्य लीडर्स रहे, जैसे प्रेम सहगल, इसमें सभी धर्म के लोग थे। प्रेम सहगल थे, वो एक हिंदू थे आईएनए के। शहनवाज हुसैन मुस्लिम थे। सिख थे गुरबख्श सिंह ढिल्लों। ठीक है, तो आईएनए का जो चरित्र था या इवन भारत का भी जो चरित्र था वो विविधता से भरा हुआ था। हम विविधता से भरे हुए थे, अलग अलग विविधता थी हमारे में। सब धर्म के लोग एक चीज के लिए लड़ रहे थे। तो इससे भी इस समय जो हमारा समाज है जो बट रहा था, उसको एकजुट करने में, एक साथ आने में सभी को सहायता मिली। तो अब ऐसे में दबाव भी रहा, अंग्रेजों के ऊपर भी दबाव था क्योंकि अंग्रेज जा रहे थे। परंतु जो ये सैनिक थे इन पर हमारा एक बहुत हाई मॉरल प्रेशर था। लोगों ने इनके फेवर में बहुत से जन आंदोलन भी किए, मोर्चे निकाले कि ये जो आईएनए के फौजी हैं ये देशभक्त हैं और इनको रिहा किया जाए। अंग्रेजों की पॉइंट ऑफ व्यू से ये आर्मी के ट्रेटर्स हैं, गद्दार हैं, तो वो उनके लिए छोड़ना उनके लिए मुश्किल है, तो वो कोर्ट मार्शल। तो ये एक दोनों जो ब्रिटिश और इंडियन लोग थे उनके विचार के कारण जो है अंग्रेजों को दबाव में आना पड़ा और बाद में इनको छोड़ा भी गया। इसमें से जो कलकत्ता में एक थे आईएनए ऑफिसर राशिद अली,
उनको 7 साल की सजा हुई, तो इससे बहुत ज्यादा गुस्सा फूटा। तो इस कारण से जो है ये जो आईएनए के खिलाफ लोगों का गुस्सा था, और जो आर्म्ड फोर्सेस में, और साथ साथ इनके लिए जो है आर्म्ड फोर्सेस में भी एक सपोर्ट था कि इनको सजा नहीं मिलनी चाहिए। विद इन आर्म्ड फोर्सेस अभी भी जो ब्रिटिश सेना थी, ब्रिटिश सेना में बहुसंख्यक लोग, ब्रिटिश आर्मी में बहुसंख्यक इंडियंस ही थे, मेजॉरिटी अभी भी इंडियंस ही थे ब्रिटिश आर्मी के भीतर। और इन आईएनए ट्रायल्स का इन इंडियंस के द्वारा, क्योंकि ये इनके साथी थे, जो राशिद अली, ये लोग सब थे, जो कुल मिला के वो भी एक फौजी थे, तो एक फौजी का दूसरे फौजी का, अपने काउंटर पार्ट फौजी के प्रति एक लगाव था भी। तो इसने भी अंग्रेजों को ये याद दिला दिया कि यदि इन्होंने अब कोई और एक्शन नहीं किया, अंग्रेजों ने रियायत नहीं दी, तो जो सेना है, ब्रिटिश सोल्जर्स हैं, जो इंडियन सोल्जर्स हैं, वो ही विद्रोह कर देंगे और भारत के अंदर आर्म्ड स्ट्रगल शुरू हो सकता है। और ऐसी स्थिति अंग्रेजों के लिए बहुत मुश्किल पड़ जाएगी, क्योंकि यहाँ पर लोग मुख्यतः इंडियंस हैं, बहुत ही कम लोग हैं जो यूरोपियन मूल के हैं, तो उनको बहुत मुश्किल का सामना करना पड़ेगा। ये बात का एहसास अंग्रेजों को भी इन आईएनए ट्रायल से हो गया था, आईएनए में जो केस चलाए गए। और कुल मिलाकर अंग्रेज इस वॉर के बाद, वर्ल्ड वॉर के बाद बहुत कमजोर रह गए थे। जो अदर उनके साथी थे अलाइड कंट्रीज में, एशिया, रशिया और यूएसए, ठीक है, जिन्होंने मिलकर यूके के साथ ये वर्ल्ड वॉर जीता था, उन्होंने यूके पर, ब्रिटेन पर दबाव बनाना शुरू किया कि आप ये इंपीरियलिज्म की पॉलिसी को छोड़ो और इन देशों को आज़ाद करो, और फिर आईएनए ट्रायल। तो ये सभी कारण थे जिसने अंग्रेजों के मन में ये बात तय कर दी थी कि अब हमारा यहाँ पर शासन करना मुमकिन नहीं है। और अंतिम घटना जिसने पूरी तरीके से इस बात को तय कर दिया था, वो थी RIN म्यूटिनी। क्योंकि अंग्रेज सबसे ज्यादा जो मतलब उन्होंने जब बिल्कुल तय कर लिया कि हमें आज़ादी देनी है, उसका एक बहुत बड़ा कारण ये था कि उन्हें ये बात का एहसास हो गया था आईएनए ट्रायल्स के, कि हमारा अब इस फौज पर, अपनी सेना पर कंट्रोल नहीं रह गया है, और अल्टीमेटली कंट्रोल करने के लिए आपको सेना की आवश्यकता थी। बिना सेना के आप इतने बड़े देश को काबू नहीं कर सकते थे। और अगर ऐसे में आर्म्ड स्ट्रगल शुरू हो जाता, सैनिक आपके विरुद्ध खड़े हो जाते, तो बड़ी संख्या में लोगों को जीवन से हाथ धोना पड़ सकता था, उनको भी, अंग्रेजों को भी, क्योंकि जो ऑफिसर यहाँ पर हैं उनके खिलाफ एक्शन हो सकता था। और ये चीज हाईएस्ट पॉइंट पर पहुंची RIN म्यूटिनी में, ठीक है, RIN म्यूटिनी में ये बात हुई, रॉयल इंडियन नेवी म्यूटिनी में, कि आर्मी अब ब्रिटिश कंट्रोल से बाहर है। जो आर्मी जिसके ऊपर ब्रिटिश अपना गर्व किया करते थे कि इट इज दी मोस्ट स्ट्रॉन्ग होल्ड ऑफ ब्रिटिश, आर्मी जो है सबसे बड़ी शक्ति थी, अगर आर्मी नहीं होती तो इतने बड़े देश को वो काबू नहीं कर सकते थे। परंतु RIN म्यूटिनी में, जिसमें बॉम्बे में अलग अलग घटनाएं हुई, तो उसने ये स्थापित कर दिया था। और इसी प्रकार की, जैसा RIN म्यूटिनी हुई, ऐसी एक घटना सिग्नल स्कोर एट जबलपुर में जो सिग्नल कोर होती है, तो जो आर्मी का एक सेक्शन है सिग्नल कोर, उसने भी उसी तरीके की घटना हुई। और इससे जो अंग्रेजों को ये समझ आ गया था कि अब आर्मी हमारे कंट्रोल में नहीं है। लेबर गवर्नमेंट, हमने जैसे थोड़ी देर पहले बात की थी कि लेबर गवर्नमेंट 1945 में वहाँ पर ब्रिटेन में स्थापित हो गई थी। क्लेमेंट एटली नए प्राइम मिनिस्टर, जो लेबर पार्टी के, और लेबर पार्टी जैसा मैंने पहले भी कहा था भारतीय कॉज के लिए ज़्यादा सिंपैथेटिक थी, वो भारत के इंडिपेंडेंस के लिए ज़्यादा पॉजिटिव थी। उसे लगता था कि ये गलत है, ये जो दूसरे पर शासन करने की नीति, ये कुल मिलाकर गलत है।
जो RIN के घटनाक्रम शुरू हुआ, वो शुरू हुआ था INS तलवार नाम के शिप से। INS नाम तलवार नाम की शिप थी, वहां से ये घटनाक्रम शुरू हुआ। वहाँ के जो सिपाही थे, जो बॉम्बे में ये जहाज स्थापित था, यहाँ के जो नौसैनिक थे, यहाँ से ये जहाज से बाहर निकले और पहले जहाज के अंदर में एक फ्लैग लगा दिया गया, किसी ने एक राइटिंग लिख दी कि भारत छोड़ो। यहाँ से ये INS तलवार से ये घटना शुरू हुई और उसमें एक जो नौसैनिक था, भारतीय नौसैनिक, उसने लिख दिया भारत छोड़ो। तो जब ये और ऑफिसर्स को पता चला, और आर्मी में इट इज ग्रॉस इनडिसिप्लिन, किसी भी फौज के लिए ये बहुत ही गलत वो है, तो ग्रॉस इनडिसिप्लिन है। और वहाँ से फिर ये घटनाक्रम शुरू हुआ। परंतु जो कारण थे इस विद्रोह के, जो कारण थे INS रॉयल इंडियन म्यूटिनी, RIN म्यूटिनी के जो कारण थे वो कहीं गहरे थे, जैसा हम पहले से बात करते आए हैं। सबसे बड़ा कारण था कि फौज में, नौसेना में रेशियल डिस्क्रिमिनेशन की नीति अपनाई जाती थी, नस्लीय भेदभाव की नीति अपनाई जाती थी। ठीक है, नस्ल के आधार पर अंग्रेजों का ट्रीटमेंट अलग, सैलरी अलग, पद अलग, तो ये रेशियल डिस्क्रिमिनेशन की नीति अंग्रेजों के द्वारा अपनाई जाती थी, सेना के भीतर भी। दूसरी चीज, उनका जो खाना था वो बहुत ही बुरी क्वालिटी का था। उनका जो काम था, जो वर्किंग कंडीशन थी नौसैनिकों की, वो बहुत खराब थी। सीनियर ऑफिसर्स के द्वारा लगातार उनको अब्यूज किया जाता था, उनका तिरस्कार किया जाता था, बुरा व्यवहार किया जाता था। और आखिर में, जैसा अभी हमने थोड़ी देर पहले किया, INA ट्रायल्स, ठीक है, इसने भी उस स्थिति को भड़का दिया। ये जो बॉम्बे में इसके जो RIN, ये जो INS तलवार शिप थी, ये बॉम्बे में स्टेशन थी। तो यहाँ पर एक टोटल हड़ताल घोषित कर दी गई और जो नौसैनिक थे वो, जो उस समय पर इस जहाज में मौजूद थे, जो और अन्य नौसैनिक थे, जो बॉम्बे में नेवी के अन्य नौसैनिक थे, वो वहाँ से निकल आए 18 फरवरी 1946 को, और उन्होंने विद्रोह की घोषणा कर दी। अब ये जो था बॉम्बे में, ये जो विद्रोह था, ये चारों तरफ तेजी से फैलने लग गया। पूरे ब्रिटिश इंडिया में इसको सपोर्ट हासिल होने लगा, नौसैनिकों में इसकी सपोर्ट, राइट फ्रॉम कराची टू कलकत्ता। उस समय ब्रिटिश इंडिया का हिस्सा था कराची, तो कराची एक इम्पॉर्टेंट पोर्ट था। तो अगर आप वेस्ट में देखें तो सबसे उधर है कराची, और ईस्ट में सबसे इधर जाएंगे तो कलकत्ता तक, सभी जगहों पर नौसैनिकों ने विरोध करना शुरू कर दिया। इसमें करीब 78 शिप, जो पहले INS तलवार नाम की शिप से शुरू हुई थी, अब वो 78 जहाजों में ये चीज फैल गई। 20 शोर एस्टेब्लिशमेंट, मतलब जहाँ पर 20 बंदरगाहों पर ये फैल गया, और 20,000 सेलर्स, नौसैनिक इसमें शामिल हो गए इस म्यूटिनी में। तो मतलब ये जो म्यूटिनी थी, ये इसने बहुत बड़ा स्केल पकड़ लिया, लगभग ऑल इंडिया चरित्र हो गया। सभी नौसैनिक धीरे धीरे इसमें शामिल होने लगे। 78 जहाज़ों के नौसैनिक इसमें शामिल हो गए, 20,000 से ज़्यादा नौसैनिक हो गए बाकी। परंतु बाद में इसको ब्रिटिश रॉयल नेवी द्वारा रिप्रेस कर दिया गया, इसका दमन कर दिया गया। कम्युनिस्ट पार्टीज ने इसका समर्थन किया, कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने इनकी निंदा की। कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने इस म्यूटिनी को समर्थन नहीं दिया, परंतु कम्युनिस्ट पार्टी ने इसको समर्थन दिया और कहा ये ठीक है। कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने क्यों नहीं वो किया? गांधी जी का ऐसा मानना था कि हेलो सर। हाँ सर हेलो सर।
सर आमतौर पर मतलब ये देखा गया इतिहासकारों का मानना है कि विद्रोहियों को तो कांग्रेस और न मुस्लिम लीग का समर्थन नहीं मिला। हालांकि हड़तालियों ने बम्बई में एक शहर व्यापी हड़ताल का आह्वान भी किया था, क्योंकि वो इसका ठीक है, समर्थन वो नहीं करते ही पूछ नहीं। रहा हूँ, मैं ये पूछ रहा हूँ क्यों नहीं किया, क्यों साथ नहीं दिया, क्यों निंदा की, कांग्रेस ने निंदा क्यों की? सर 22 फरवरी तक शहर का एक बड़ा हिस्सा मतलब हड़ताल से प्रभावित हो चुका था। किसका हिस्सा? नहीं, सवाल का जवाब देखो। आप सभी लोग, मैं एक बात स्पष्ट रूप से कहूंगा कि सबको ये सवाल समझना होता है। आप लोग अगर यूपीएससी में हम ये सोचें कि हमें जो पता है हम वही बताएंगे, ये सही नहीं होता। हमेशा हमें सवाल को समझना है, ठीक है? अगर मैं ये पूछूं क्या हुआ, अगर मैं ये पूछूं क्यों हुआ, अगर मैं ये पूछूं कैसे हुआ, ये तीनों में इसका जवाब बदल जाएगा। और मैं हिंदी के छात्रों से ये बात कहना चाहता हूँ कि मैं काफ़ी कभी ऐसा महसूस करता हूँ, वैसे ये समस्या सबके साथ हो सकती है, पर विशेष रूप से हिंदी भाषी स्टूडेंट के साथ ये ज़्यादा होती है समस्या कि आप इसमें अंतर नहीं कर पाते हैं कि सवाल क्या है। तो आप सवाल को समझें और सवाल को सोचें, जवाब की जल्दी नहीं होनी चाहिए। जवाब स्पेसिफिक होना चाहिए। कभी कभी हमें ऐसा लग सकता है कि हमें जो पता है हम वो बताएं, पर ऐसा करना गलत है। हम कभी वो नहीं कर सकते, हम ये चीज़ नहीं कर सकते भाई मैं ये कहूँ कि मुझे रोटी दे दो, आप कहो कि नहीं ये चावल खा लो, आपको कैसा महसूस होगा? बताइए। सर अच्छा नहीं अच्छा नहीं महसूस होगा। होगा। अच्छा नहीं महसूस होगा। बेशक पेट दोनों से भर सकता है, ऐसी कोई बात नहीं है। अगर पेट भरने के लिए चावल खाया जाए तो क्या पेट नहीं भरेगा? जिंदा रहने के लिए चावल सफिशिएंट है। मेजॉरिटी आबादी चावल खाती है, परंतु अगर कोई पंजाब का है वो रोटी खाता है, उसे कोई कहेगा नहीं तुम चावल खा लो। या इसका उल्टा कर दिया जाए कि एक साउथ इंडियन है वो चावल ही खाता है, उसे कहा जाए कि नहीं रोटी खा लो, रोटी ही मिलेगी। खाने को खा सकता है और उसे खा के जिंदा भी रह सकता है, परंतु उसे अच्छा नहीं लगेगा। सेम अप्लाइज टू योर एग्जामिनर। मैं इसलिए कह रहा हूँ काफ़ी बार हम लोग इसका अंतर नहीं कर पाते कि हमसे पूछा क्या जा रहा है। हमें ध्यान रखना चाहिए कि हमसे पूछा क्या जा रहा है। जो पूछा जा रहा है उस स्पेसिफिक क्वेश्चन को हमेशा जवाब देने से पहले सवाल का उत्तर अपने दिमाग में सोचें, पूछा क्या गया है। दोनों में अंतर है। मैंने ये बोला RIN, म्यूटिनी में क्या हुआ, उत्तर क्या होगा? आप पूरा घटनाक्रम बताओगे, INS तलवार में ये हुआ, इतने से शिप्स में 78 शिप, 20,000 सेलर, 20 बंदरगाहों पर ये वो हुआ, जो नौसैनिक थे उन्होंने विद्रोह कर दिया, बट फलाना फलाना। दैट इज क्या हुआ, क्या, ठीक है। अगर मैं इस क्या की जगह क्यों कर दूंगा तो उत्तर क्या होगा? सर क्योंकि वहाँ पे उन लोग को अनपैलेटेबल फूड मिलता था, पुअर कंडीशन ऑफ वर्किंग था, और सीनियर ऑफिसर्स के द्वारा उन लोग को वो अब्यूज किया जाता था। वेरी गुड, ठीक है। तो उत्तर बदल गया, क्यों हुई RIN म्यूटिनी, क्यों हुई? अब बस केवल एक ही शब्द बदल गया, मात्रा ही लगा दी मैंने। केवल मात्रा का ही अंतर है। क्यों हुआ, ये मात्रा लगा देने से ही आंसर बदल जाएगा, पूरा बदल जाएगा। ध्यान रखना है इस चीज को। जब आप आंसर लिखते हो, आंसर लिखते समय बहुत सारे लोगों का आंसर 150 शब्द 200 शब्द की बजाय 500 शब्द का हो रहा है। हो ही जाएगा अगर आप सारी कहानी लिखोगे तो। पर यूपीएससी आपके इस बेशक आपने इन 500 शब्द में क्यों को भी कवर कर लिया है, पर आपने क्या भी लिख दिया है, आपने कैसे भी लिख दिया है, आपके नंबर मिलेंगे नहीं, कटेंगे।
ध्यान रखना, आप अगर ये सोचोगे कि मैं ज्यादा लिख के आया तो मुझे ज्यादा नंबर मिलेंगे, बिल्कुल गलत। मान लीजिए उसने पूछा आरआईएन म्यूटिनी क्यों हुआ, आपने लिख दिया, पहले लिखा आरआईएन म्यूटिनी क्या थी, फिर आपने लिख दिया आरआईएन म्यूटिनी कैसे हुई, और आखिर में लिख दिया आरआईएन म्यूटिनी क्यों हुई। तो आपका उत्तर तो आपके हिसाब से सही है भी सही, बिल्कुल, इसमें भी कोई दो राय नहीं है कि आपका उत्तर है भी सही, परंतु आपने क्या कर दिया, आपने यही कर दिया। उसने बोला मुझे रोटी दो, आपने चावल दे दिया उसको। अब वो इससे क्या होगा, जब आपका उत्तर पढ़ने लगेगा तो वो आपसे नाराज हो जाएगा और कहेगा ये बच्चा सवाल ही ठीक से नहीं पढ़ पा रहा। तो वो आपका ये जो क्यों है ना, इसे भी काट देगा और आपको दे देगा, लेट से 20 में से नंबर देने 5, शायद और कम दे दे। यूपीएससी में बहुत गंदी मार्किंग करते हैं वो, कभी कभी शायद 0 भी देते हैं, क्योंकि ऐसे ऐसे नंबर भी आए हैं। एक बार मेरे खुद नंबर आए थे 300 में से 32, और जबकि मैं पूरा पेपर करके आया था। उसके काउंटर पार्ट पेपर में 150 नंबर आए थे। जीएस एक पेपर में मेरा, जिस साल में मेरे को इसके लिए इन नंबरों की वजह से बहुत नुकसान हुआ था, 32 नंबर दिए थे मेरे को, जबकि मैंने क्वेश्चन लगभग सारे किए थे मेरे हिसाब से, पर वही किया होगा जो आप लोगों को मैं बता रहा हूँ। इसीलिए मैं अपने अनुभव से आपको ये बात बता रहा हूँ कि कभी कभी क्या होता है, हमें चीज़ नहीं आती है या कम आती है तो हम फिल करने की कोशिश करते हैं। हमें लगता है यार 250 वर्ड लिखा हुआ है, अब मेरे को तो ज़्यादा पता नहीं है क्यों का, तो मुझे 1-2 लाइन ही पता है, क्या लिखूं, तो मेरे को अब 250 शब्द पूरा करना है, तो मैं क्या भी लिख देता हूँ, कैसे भी लिख देता हूँ, जो कुछ मुझे आता है सब लिख देता हूँ। अब मुझे तो ऐसा लग रहा है कि मुझे इसमें नंबर मिल जाएंगे, कुछ तो नंबर देगा वो, कुछ नंबर नहीं देगा, वो मुझे 0 दे देगा। वो मुझे 0 दे देगा। तो ध्यान रखिए इस बात को। अगर आपको नंबर, आपको स्पेसिफिक होना, यूपीएससी में खास तौर में, स्टेट पीसीएस के बारे में मैं नहीं कह सकता हूँ वो लोग कैसे मार्किंग करते हैं, पर मुझे यूपीएससी का अपने निजी अनुभव से बता रहा हूँ मैं, इसीलिए आपको अपने नंबर भी बता रहा हूँ, जबकि ये कोई बहुत अच्छी चीज़ नहीं है आपके साथ शेयर करने की, स्टिल मैं शेयर कर रहा हूँ। मेरे को एक बार 32 नंबर मिले थे और मेरे को इतना बड़ा था, मतलब ये इसने मेरे को पूरा मेरा रिजल्ट चौपट कर दिया सर, इन 32 नंबरों में। और कहीं तो मैंने कुछ गलती की ही होगी, तभी 32 नंबर दिया गया। ठीक है, तो ये हम सबको याद रखना है कि भैया हम ऐसी कोई गलती ना करें, आंसर स्पेसिफिक रखो। ठीक है, तो अगर मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने निंदा क्यों की, आरआईएन म्यूटनी की निंदा क्यों की, अब मुझे इसका सवाल का जवाब बताइए। कोई बता सकता है, गैस कर सकता है? भाई एक तरीके से तो वो काम आसान ही कर रहे थे, नहीं कर रहे थे आसान? हेलो सर, यस क्योंकि वो सर, दोनों आर्मी से कोई रिलेटेड इशू, क्योंकि सर ये हिंसा में बदल सकता था। हिंसा तो हो ही रही थी। थोड़ी देर पहले क्विट इंडिया में तो गांधी जी ने भी एक डू एंड डाई तक का भी पोस्टर दे दिया, तो डाई इज हिंसा यार, करो या मरो, हिंसा ही तो हुई। तो ऐसा क्या था कि आया आरआईएन म्यूटनी? बेसिकली कांग्रेस का मत ये था, जो गांधी जी का एक स्टेटमेंट भी है, मुझे एग्जैक्टली अभी याद नहीं आ रहा, उसमें यही कहा गया था कि हमें एक ऐसे देश की दरकार नहीं है जहाँ कोई व्यवस्था ना हो। आर्मी का डिसिप्लिन होना, आर्मी का अपने मतलब जो जो कॉज है उसके प्रति ईमानदार रहना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पर ये भी बात है कि 1946 आते आते अंग्रेजों भारत को पता था कि वो अब आज़ाद होने ही वाले हैं। इट्स अ प्रोसेस दैट इज हैज स्टार्टेड, अभी कभी कंप्लीट हो जाएगा। तो वो ऐसी आर्मी को कोई नहीं चाहेगा जो इनडिसिप्लिन्ड आर्मी हो, क्योंकि इनडिसिप्लिन्ड आर्मी, रिवोल्टिंग आर्मी खतरनाक हो सकती है किसी भी व्यवस्था के लिए।
क्योंकि किसी भी सेना, किसी भी स्टेट को चलाने में डिफेंस का, आर्मी का बहुत बड़ा रोल है। आर्मी के पास आप सारे हथियार और वो दे देते हो, सोचो आर्मी ही अगर वो कर भी देती है। जो आर्मी कूप होते हैं कितनी जगह होते रहते हैं, आए दिन हम कहीं ना कहीं पढ़ते रहते हैं। अगर आर्मी ही उसके प्राइम मिनिस्टर का विद्रोह कर दे, विद्रोह कर दे, तो क्या मतलब उसे फिर कौन बचाएगा? जिसको बचाने के लिए रखा है वही आपके ऊपर हमला कर जाए। उसके बाद सारा कंट्रोल उसके पास है, टैंक, मिसाइल फिसाइल, जितनी भी चीजें आपकी हैं सब उसके पास है। तो अगर वो आपके खिलाफ खड़ी हो जाए, बर्मा में ये चीज दिखती रहती है, पाकिस्तान में कितनी बार ऐसा होता है, हेलो सर। भारत में चाहता है कि ये चीज नहीं होती है, परंतु ये बहुत जगह हुआ है। तो मुख्यतः जो इनकी पोजीशन थी वो यही थी कि इस प्रकार की म्यूटिनी किसी भी तरह से हमारे देश को मजबूत नहीं बनाए। सर कांग्रेस और मुस्लिम लीग आरएन हड़ताल की निंदा ऐसे भी की कि हड़ताल ऐसे समय में जब देश भर में भारतीय राष्ट्रीय मतलब राष्ट्रवादी भावना अपने चरम पर पहुंच गई थी। हाँ, नहीं तो उन्होंने निंदा क्यों की, इसलिए यही तो सवाल था, उन्होंने निंदा करी क्यों? उनको तो तारीफ करनी चाहिए थी, वो तो भाई अच्छी बात है। देश में जो राष्ट्रीयता की भावना वो चरम पे थी, तो अच्छी बात है। वो भी अपने भाई, ये सेलर्स भी कोई बुरे इंटेंशन से थोड़ी तो ना इन्होंने म्यूटिनी किया होगा भाई, ये भी इनके मन में भी तो एक ना एक राष्ट्रीयता की भावना होगी। वो भी तो ये देख ही रहे होंगे, वो अपने जहाँ भी फौज में काम करते थे देखते होंगे कि यार ये कैसा व्यवहार करते हैं हम लोगों के साथ ही, हम लोग ही उसके लिए जिम्मेदार हैं। फिर ऐसी स्थिति ये थी, ठीक है, चलो फिर यहाँ से आगे बढ़ते हैं। अब जो ये मूवमेंट था, म्यूटिनी थी, इसके दो तरीके लिए देखे जा सकते हैं। तो जो एक ऐसा धड़ा है इतिहासकारों का, वो ये देखता है कि ये एक रिवोल्ट था अगेंस्ट ब्रिटिश रूल एंड ब्रिटिश राज एंड इंपीरियल रूल। जो ब्रिटिश शासन था उसके खिलाफ एक विद्रोह था, विद्रोह की शुरुआत थी। एक पक्ष ऐसा है इतिहासकारों को जो केवल ये देखता है, कहता है कि ये जो म्यूटिनी थी, ये जो विद्रोह था, ये उनके जो बुरे हालात थे, इंटरनल कंडीशन जो नौसैनिक थी उनकी बहुत ज़्यादा खराब थी, तो उसके कारण ये विद्रोह हुआ। तो ऐसे दो अलग अलग मत आरआईएन म्यूटिनी को लेकर इतिहासकारों के बीच में है। जो ये म्यूटिनी वाले शिप थे, जहाँ जहाँ ये इस तरीके के आंदोलन हुए, वहाँ पर तीनों झंडों को फहराया गया। ठीक है, तीन झंडे फहराए गए, कांग्रेस का, मुस्लिम लीग का और कम्युनिस्ट पार्टी का। तीनों झंडे के, हम तीनों पार्टी में विश्वास करते हैं, यूनिटी एंड डीमार्जिनलाइजेशन ऑफ कम्युनल इश्यूज। मतलब एक तरीके से इन्होंने जो कम्युनल भेदभाव वाला, जो सांप्रदायिकता वाली सोच थी, उसको एक किनारे खड़ा करने की कोशिश की। जो सांप्रदायिक सोच थी उसको चोट पहुंचाने की इन म्यूटिनियर्स ने कोशिश की। बहुत सारे लोग भी इन म्यूटिनियर्स के खिलाफ खड़े हो गए। ठीक है, जो आम जन थे उन्होंने भी रैलियां निकाली। जो नौसैनिक थे उनको फूड, जो अन्य जरूरी सामान है वो भेजे गए। जगह जगह हड़ताल आयोजित की गई। सर लेकिन कांग्रेस इसकी और एक कमेटी मुस्लिम लीग बनाई गई थी, के नेवल सेंट्रल स्ट्राइक कमेटी। ठीक है, और वल्लभ भाई पटेल के साथ एक मीटिंग होने के बाद इस मुद्दे को सुलझा दिया गया, इस म्यूटिनी को सेटल कर दिया गया, एक एग्रीमेंट कॉल किया गया जिसमें वल्लभ भाई पटेल ने इसको लीड किया। और उसी तरीके की एक स्टेटमेंट मोहम्मद अली जिन्ना द्वारा भी दी गई। ये म्यूटनी कांग्रेस और अपने आप में अनोखी है, अपने आप में अनोखी है, क्योंकि इसने, ये एक ऐसा वो था, मौका था जो 1857 के बाद पहली बार ऐसा हुआ जब आर्म्ड फोर्सेस एकजुट होकर, और 1857 में स्केल तब भी थोड़ा छोटा था, यहाँ पर स्केल भी थोड़ा नौसेना में बड़ा हुआ। तो ये अपने आप में एक अलग तरीके का सैन्य विद्रोह था, और इसका लोगों के ऊपर भी बहुत भारी प्रभाव पड़ा। ठीक
है आम जन पर कि भाई अब तो जो है सेना भी अंग्रेजों के साथ नहीं रही, तो वो लोग भी नैतिक रूप से मजबूत हो रहे थे। यानी कि आगे कभी ऐसी स्थिति होती तो जो इस बात की और संभावना रहती कि जो सैनिक हैं, भारतीय सैनिक हैं, वो अंग्रेजों के खिलाफ चले जाते। इसी घटनाक्रम के बाद से अंग्रेजों को भी लग गया कि नहीं, उनकी स्थिति बहुत कमजोर है। उन्होंने जो आईएनए के ट्रायल्स चल रहे थे, उन आईएनए ट्रायल्स में भी रियायत बरतना शुरू कर दिया, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि ऐसी कोई स्थिति खड़ी हो जिसमें उनके लिए यहाँ रहना मुश्किल हो जाए, उनके खिलाफ ही वायलेंस शुरू हो जाए। वो इस चीज को अवॉइड करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने आईएनए प्रिजनर्स के लिए रियायत देना, क्योंकि उन्हें हालात का अब आकलन हो चुका था। केवल उन्हीं पर केस चलाए गए जिन पर सीरियस मर्डर के या ब्रूटल क्राइम के केसेस थे आईएनए प्रिजनर्स पर, बाकियों पर केस नहीं चलाए गए, उनको छोड़ दिया गया। कैबिनेट मिशन, इसके साथ में कैबिनेट मिशन को अनाउंस कर दिया गया। हेलो सर। हाँ जी बोलो। सर जो RINA का मतलब कांग्रेस और मुस्लिम लीग के मतलब लोभ से भी तो के कारण ही विफल हुआ था क्या चीज? सर। जो IRN का मतलब RIN का जो इथी था सर, मुस्लिम लीग और जो कांग्रेस था उनके प्रति इसका लोभ भी था सर, इसी तो कारण ये विफल भी हुआ। ओके, ठीक बात है, तो सही कह रहे हैं आप। तो इसके बाद आगे बढ़ते हैं। अब जैसा अभी तक हमने बात किया कि जो विश्व युद्ध खत्म होने के बाद में जो सोच थी भारत के प्रति, वो बदल चुकी थी। साम्राज्यवाद अपने खात्मे की ओर बढ़ रहा था। ठीक है, सेकेंड वर्ल्ड वॉर ने एक बहुत महत्वपूर्ण चेंज किया कि साम्राज्यवाद को लगभग खत्म कर दिया, उपनिवेशवाद को खत्म कर दिया। नए लीडर्स दुनिया में पैदा हो चुके थे, वो थे यूएसए और अमेरिका और रशिया और यूएसएसआर। सॉरी, मैं बार बार क्यों गलत बोल रहा हूँ, यूएसए और यूएसएसआर, ये दो नई शक्तियां पैदा हो चुकी थी। ब्रिटेन की जो हैसियत थी वो बदल चुकी थी। ब्रिटेन के ऊपर इस वर्ल्ड वॉर का बहुत जबरदस्त इकोनॉमिक दबाव रहा, बहुत पैसा उसका इसमें खर्चा हुआ। ब्रिटेन में लेबर पार्टी की स्थापना हुई और जो चर्चिल था वो वहां से चले गए। क्लेमेंट एटली ज़्यादा व्यवहारिक व्यक्ति थे, भारत के पक्षधर थे, भारत के कॉज के पक्षधर थे। जो सोल्जर्स थे, ब्रिटिश सोल्जर्स थे, जो सिपाही थे, अब वो बुरी तरह थक चुके थे इस युद्ध से, और उन्होंने तौबा कर ली थी कि कुछ भी हो जाए हमें युद्ध में नहीं जाना है, दूसरे देशों में हमें लड़ाई लड़ने नहीं जाना है। तो ये भी एक कारण है जिसके कारण अंग्रेजों ने समझ लिया कि अब हमें ये कॉलोनियलिज्म की पॉलिसी को छोड़ना पड़ेगा। भारत के जो ब्रिटिश थे, अब उनको भरोसा नहीं रह गया था यहाँ की आर्मी पर, इंडियन मशीन एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी पर, क्योंकि उसको पता था कि भैया कुछ पता नहीं है, ये कब हमारे ऊपर ही खिलाफ खड़े होना है। जो RIN की म्यूटिनी, सिग्नल कोर की म्यूटिनी जो थी, इसने इस बात का आभास करा दिया था कि हालात बदल रहे हैं, अब उनकी स्थिति वैसी नहीं रह गई है जैसी पहली थी। अच्छा, जो कांग्रेस और मुस्लिम लीग थी, उन्होंने बहुत अच्छा किया। अपने इस प्रोविंशियल इलेक्शन में, जो प्रांतीय इलेक्शन हुए, और वो डोमेस्टिक रूल के क्षेत्र में भी अच्छा काम कर रहे थे। गांधी जिन्ना टॉक्स 1944 में हुई, वेबल टॉक्स, वेबल कॉन्फ्रेंस या शिमला कॉन्फ्रेंस, ये दोनों फेल हो गए, जो 1945 और 1944 में हुए। इसके बाद में कैबिनेट मिशन भारत भेजा गया, कैबिनेट मिशन को भारत में भेजा गया, जिससे कि भारत में एक इंटरिम गवर्नमेंट तुरंत बनाई जा सके और आगे की भविष्य की गवर्नमेंट के लिए आउटलाइन तैयार की जा सके। दूसरा इसका काम था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को स्थापित करना। तो ये दो इसके मुख्य काम थे कैबिनेट मिशन के। नंबर एक, भारत में तुरंत ही एक इंटरिम गवर्नमेंट बनाना। दूसरा, एक भविष्य के लिए फ्यूचर गवर्नमेंट की स्थापना का रोड मैप बना देना और संविधान सभा की स्थापना कर देना।
कैबिनेट मिशन जो है भारत के यूनाइटेड फॉर्मेट के लिए कमिटेड था। ठीक है, वो लोग इस बात से सहमत थे कि भारत को यूनाइटेड रहना चाहिए, भारत का पार्टीशन नहीं होना चाहिए, और ये आखिरी प्रयास था पार्टीशन को किसी तरीके से रोक देने का। इसके सदस्य थे स्टैफोर्ड क्रिप्स, पैथिक लॉरेंस, अलेक्जेंडर कनिंघम थे। अंग्रेजों का जो व्यवहार है वो बदल चुका था। अंग्रेज जो है खुद ही ब्रिटेन वॉर से थक चुका था, वो अब ग्लोबल सुपर पावर नहीं रह गया था। लेबर गवर्नमेंट रियायत देना चाहती थी। पूरी दुनिया में, खास तौर में साउथ ईस्ट एशिया में एंटी इंपीरियलिस्ट वेव चल रही थी। सारे साउथ ईस्ट एशिया में लोग चाहते थे कि ये सब शासन खत्म हो। ब्रिटिश सोल्जर्स थक चुके थे, RIN म्यूटिनी, ये सब हम बात कर चुके हैं। जो कैबिनेट मिशन आया समर में 1946 में, उसने कांग्रेस और लीग को एक साथ लाने में वो सफल नहीं हो सका। ठीक है, जबकि काफ़ी रियायत इसमें दी गई थी। ये कैबिनेट मिशन पूरे भारत में कई 3 महीने तक घूमता रहा। इसकी रिकमेंडेशन थी कि भारत में 3 टेयर कॉन्फेडरेशन बनाई जाए। 3 लेवल मतलब 3 लेवल की गवर्नमेंट को बनाया जाए। सेंट्रल गवर्नमेंट को वीक रखा जाए। जो सेंट्रल गवर्नमेंट होगी वो रिलेटिवली वीक होगी और केवल फॉरेन अफेयर, डिफेंस, कम्युनिकेशन इनको संभालेगी। जो असेंबलीज हैं, प्रोविंशियल असेंबली, जो हमारी विधानसभाएं हैं, उनको 3 ग्रुप में बांटा जाएगा। ये इसका मूल प्लान था। तो जो इसके मूल फीचर है, नंबर 1 यूनाइटेड डोमिनियन ऑफ इंडिया, कि भारत एकजुट रहेगा। दूसरा था फॉर्मेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, कि भारत में एक संविधान सभा का गठन किया जाए। तीसरा था कि 3 जो है कंपलसरी ग्रुपिंग की जाए। 3 ग्रुप्स में, जितनी विधानसभाएं हैं उनको 3 ग्रुप्स में बांटा जाए। एक होगा मुस्लिम मेजॉरिटी प्रोविंसेस। जो मुस्लिम मेजॉरिटी प्रोविंसेस हैं उनको 2 हिस्सों में, ग्रुप बी और सी में बांटा जाएगा। ग्रुप बी और सी में बलूचिस्तान, सिंध, पंजाब, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस, ये सब मिलकर, यानी कि जो आज पाकिस्तान वाला हिस्सा है वो एक ग्रुप बनेगा। बंगाल और असम वाला एक ग्रुप बनेगा और हिंदी मेजॉरिटी क्षेत्रों वाला एक ग्रुप बनेगा। ठीक है, ये ए ग्रुप कहलाएगा, ये बी और ये सी। ठीक है, जो आज पाकिस्तान है वो ग्रुप बी बनता, बंगाल और असम ग्रुप सी बनते। जो सेंट्रल गवर्नमेंट होगी, जो केंद्रीय सरकार, जैसा अभी हमने बात किया कि सेंट्रल गवर्नमेंट को रिलेटिवली वीक रखने की बात कही गई। सेंट्रल गवर्नमेंट फॉरेन अफेयर्स चलाएगी, डिफेंस चलाएगी, कम्युनिकेशन चलाएगी। बाकी सभी शक्तियां प्रांतों को हासिल होंगी, प्रोविंसेस को हासिल होंगी, और ये आपस में विद इन देयर ग्रुप्स, जो उनके भीतर जो ग्रुप्स हैं ABC, जो एक हिंदू डोमिनेटेड ग्रुप है, मुस्लिम डोमिनेटेड ग्रुप इन वेस्टर्न इंडिया, और मुस्लिम डोमिनेटेड ग्रुप इन ईस्टर्न इंडिया, ये 3 ग्रुप बनाए जाएंगे और ये तीनों ग्रुप आपस में कोऑर्डिनेट करेंगे। जो प्रिंसली स्टेट्स होंगे वो क्राउन के अधीन नहीं रहेंगे, ब्रिटिश क्राउन से अधीन नहीं रहेंगे। उनको अधिकार होगा, ठीक है, उनको अधिकार होगा कि या तो भारत के किसी ग्रुप में मिल जाए, अगर चाहे तो अपने स्तर पर भी ब्रिटेन के साथ अपने संबंध रख सकते हैं। जो ये कांग्रेस ने ये जो ग्रुपिंग का कॉन्सेप्ट है इसे रिजेक्ट कर दिया। लीग जब इसके उल्टा बोल रही थी कि ग्रुपिंग कंपलसरी होनी चाहिए, अभी ऑप्शनल टाइप की ग्रुपिंग थी, वो एक्सेप्टेबल नहीं थी। लीग को, कांग्रेस को पूरी तरीके से ये ग्रुपिंग मंजूर नहीं थी। और ब्रिटिश ने कहा कि इनिशियली केवल प्रोविंसेस ग्रुप में कंपलसरीली ग्रुपिंग में डाले जाएंगे, बाद में
उनके पास जब संविधान बन जाए तो ग्रुप्स को आपस में इंटरचेंज करने की रियायत होगी, परंतु कांग्रेस ने इसका बुरी तरह से विरोध किया और ये जून 16 प्लान फेल हो गया। दूसरी तरफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के लिए इलेक्शन हुए। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के इलेक्शन में 1946 के इलेक्शन में कांग्रेस को बड़ी जीत हासिल हुई और जिन्ना इस कारण से पार्टीशन की ओर घूम गए। उन्होंने जो है अपने लिए अलग राज्य की मांग करना, अलग देश की मांग करना शुरू कर दिया और साथ साथ फिर कैबिनेट मिशन को भी रिजेक्ट कर दिया। यहाँ से इन्होंने ये आंदोलन चलाया। इसके बाद ये था एक्शन, डायरेक्ट एक्शन डे, लेकर रहेंगे पाकिस्तान, लड़कर लेंगे पाकिस्तान। ये मूवमेंट मुस्लिम लीग ने शुरू किया, जिसके भीतर जो है कॉन्फ्रंटेशन शुरू हुआ दोनों समुदायों में। सांप्रदायिक हिंसा बढ़ने लगी। बिहार, बंगाल में सांप्रदायिक हिंसा बढ़ती रही। केवल गांधी जी और अब्दुल गफ्फार खान जो नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस में थे वो विभाजन का विरोध करते रहे। बाकी जो नेता थे वो धीरे धीरे एग्री कर गए कि ठीक है, पार्टीशन हमें कर देना चाहिए। इसके बाद में जो बदलाव हुआ कि यहाँ पर भारत में लॉर्ड माउंटबेटन को बुलाया गया। लॉर्ड वेबल जो उनसे पहले के वाइसराय थे, उनका कार्यकाल खत्म हुआ और उसके बाद लॉर्ड माउंटबेटन आए, जिनको ये जिम्मेदारी दी गई कि वो जो है भारत के भीतर इस समस्या का अंतिम समाधान करें। इस समय पर एक माउंटबेटन प्लान भी दिया गया था। ठीक है, उसके बाद में अभी थोड़ी देर में बात करूंगा। उसमें सबको अलग अलग करने की बात की गई थी, पर वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। अच्छा, अभी तक जो घटनाक्रम हो गया 1940 के बाद अगस्त ऑफर आया, क्रिप्स मिशन आया, CR फॉर्मूला, गांधी जिन्ना टॉक्स हुए, देसाई लियाकत पैक्ट हुआ, कैबिनेट मिशन 1946 में हुआ। एक एक कम से कम आपको ईयर हर एक का देखिए, इतना आपको याद रखना है। अगस्त ऑफर में क्या दिया गया, क्रिप्स मिशन में क्या दिया गया, ये सब आपको याद रखना है। ठीक है, ये थोड़ा सा रह गया है, मैं देखूँ कितना रह गया है, आप कल करेंगे। अभी है तो इसे कल करेंगे, मेरा भी टाइम हो गया। आई डिडंट रियलाइज कि मुझे जाने का भी समय हो चुका है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा हिस्सा रह गया है, कल हम इसको पूरा कर लेंगे। तो इसके बाद भारत की आज़ादी हो गई और आप लोगों को अगली क्लास में हम जो डिस्कशन करेंगे वो ये करेंगे कि हमने जो इतिहास का एक समरी है, मैं ज़्यादा समय नहीं चाहूँगा, पर फिर भी ये चाहूँगा कि आप लोगों का एक मिनिमम टेस्ट की अंडरस्टैंडिंग क्या है, कि आप लोगों ने अभी तक सीखा क्या यहाँ तक जो घटनाक्रम है। तो मैं आप लोगों से कल ये उम्मीद रखूँगा कि आप ये पूरा याद करके आएंगे और लेटेस्ट तक याद करके आएंगे। ठीक है, तो लेसन 7 आपको मेनली आप ही लोगों को करना है, ये आप लोगों के द्वारा ख़त्म किया जाना है, ताकि फिर हम ये मॉडर्न इंडिया को धीरे धीरे करके वाइंड अप करेंगे। ठीक है, आज की क्लास को अभी हम यहीं समाप्त कर लेते हैं और कल हम इसी समय पर फिर मिलेंगे। ठीक है, थैंक यू सर। थैंक थैंक यू यू सर। सर। ओके, थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। ओ ओके।